हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ओम पटलेश्वर। आप देख रहे हैं ओम पटलेश्वर 9th MSE मैथ्स साइंस इंग्लिश चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम 10वीं विज्ञान अध्याय 1 चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका यहाँ पर हम क्लास 2 लेकर आए हैं। क्लास फर्स्ट इस चैनल पर डल चुका है, आपने देखा, जिसमें हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, उनमें उनको दर्शाने, उनको लिखने, उनकी अवस्थाओं को दर्शाने, इन सारी चीज़ों के बारे में क्लास 1 में आपने देखा। यदि आपने क्लास 1 नहीं देखी है, वीडियो 1 नहीं देखा है, तो देख लीजिएगा, ये वीडियो 2 है। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है 10th की, जो नया सिलेबस है 2023 और 24 के लिए, 2024 आपका जो बोर्ड एग्जाम है, इसके लिए जो सिलेबस अभी चेंज हुआ है, पिछला सिलेबस बदल गया है, नया सिलेबस आ गया है इस साल से 2023-24 से। तो उसके अकॉर्डिंग ये नए सिलेबस का आपका पूरा डिटेल यहाँ पे अध्ययन आपको मिलेगा। क्लास 1 आप देख चुके हैं। क्लास 2 में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझेंगे। इसके पहले की क्लास यदि जानकारी आपको चाहिए तो वो क्लास 1 में आप देख लीजिएगा। इस चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो है लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। ये सेकंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं जो है कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके अलग अलग आधारों के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहाँ पे जो हम कक्षा 10वीं में विज्ञान में एनसीईआरटी सिलेबस में जो हमारा है, तो उसमें जो यहाँ पे वर्गीकरण दिया गया है वो अभिक्रियाओं के 5 प्रकार के बारे में दिया गया है। 5 प्रकार कौन कौन से? तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन या उसको अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो 5 प्रकार यहाँ दिए हैं। किस आधार पर बांटा गया है? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध जुड़ने एवं टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। आपसी बंधों के, उनके बॉन्ड के जुड़ने और टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस आधार पर अभिक्रियाओं को 5 प्रकार में यानी 5 प्रकार की होती है, 5 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिए, किस आधार पर? उनके बंधों के जुड़ने और टूटने के आधार पर। यह खास बात यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है और अलग अलग आधार पर उनको बांटा जाता है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उनके बंधों के जुड़ने और टूटने के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार आपको 10वीं के सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहली जो अभिक्रिया का प्रकार है वो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन के नाम से दिया, इसी को योगात्मक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अब नाम समझ में आपको अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये 2022 में पूछा गया है प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में। 2022 में ये पूछा है, 2 नंबर या 3 नंबर में ये प्रश्न आया होगा। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया पहला प्रकार। ठीक है, इसके अपन बारे में जानते हैं। मैंने बताया 5 प्रकार की अभिक्रिया हमको सिलेबस में दिया है: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और ऑक्सीकरण अपचयन, जिसको रिडॉक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहला प्रकार संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अब संयोजन, इसके नाम समझ में आ रहा है, संयोजन का मतलब आपस में जुड़ना, योगात्मक मतलब आपस में जुड़ना। तो क्या परिभाषा इसकी है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक 3, 4 जो भी है अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एक उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिलकर या तत्व आपस में मिलकर कोई एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, अब यहां पे हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, बिना बुझा हुआ चूना एवं जल के संयोग से बुझे हुए चूने का निर्माण। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? देखिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में रहेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। साधारण नाम जो है वो बिना बुझा हुआ चूना है, और इसको खाने का चूना भी बोलते हैं। खाने का जो चूना होता है उसी को बोलते हैं बिना बुझा चूना, और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है, रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम बोल दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र होता है CaO। ठोस अवस्था में यहाँ पे रहेगा। और इसको क्या करेंगे? जल से क्रिया कराएंगे। देखिए, जल से संयोग कराएंगे, जल से क्रिया कराएंगे। H2O लिक्विड अवस्था में रहेगा। जब CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका साधारण नाम है बुझा हुआ चूना। इसको चूने का पानी भी कहते हैं। और ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, जिसके बारे में आगे भी समझेंगे। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा संयोजन अभिक्रिया का। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, 2 अभिकारक हैं, ये तीर के चिन्ह के पहले वाले कौन है? अभिकारक हैं। तो 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया जब भी होती है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर के जब कोई एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक नोट यहाँ पे देखेंगे हम। एक नोट है, बुझे हुए चूने यानी चूने का पानी का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी क्रिया कर दीवारों पर कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है और दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे, ये आपकी बुक में सब दिया हुआ है। ठीक है, बुक की सारी चीज क्लियर, बिल्कुल आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। बुक में जितनी भी रिएक्शन, जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट है, डिटेल अध्ययन है। शॉर्ट में आपको नहीं मिलेगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, पर आपको डिटेल हर एक चीज मिलेगा। मैं एक ही एग्जाम्पल नहीं लूंगा, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आपको दूंगा और बताऊंगा आपको एग्जाम में यदि आता है तो एक 2 से 3 लाइन की परिभाषा करके आप 2-3 एग्जाम्पल में से कोई भी एक एग्जाम्पल वहां पे आप यूज करिए। पूरे एग्जाम्पल यूज करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल पर मैं 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, अधिकतम जानकारी आपको दूंगा, अधिकतम ज्ञान आपको प्राप्त होगा, पर उसमें से कोई भी एक रिएक्शन आप एग्जाम में दिया आता है तो यूज करेंगे। तो यहां पे हम समझते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो ऊपर के रिएक्शन में बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जली विलयन रूप में रहेगा। इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से गैस रूप में वो रहेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी बोलते हैं। क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 गैस रूप में प्राप्त होगा, गैस रूप में कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, चूना पत्थर, और यहाँ पे H2O प्राप्त होगा। ये गैस रूप में नहीं प्राप्त होगा, ये यहाँ पे जो है ये ठोस रूप में प्राप्त होगा। ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, बच्चे ने मिसप्रिंट कर दिया, क्योंकि ये जो हम ऑफलाइन क्लास यहाँ पे चलती है, यहीं पे सामने ऑफलाइन क्लास भी चलती है 16-17 सालों से, मतलब 17 भी क्लास है, 17 साल से हम पढ़ा रहे हैं 9, 10, 11, 12 को। तो उस जो ऑफलाइन क्लास की जो ये नोट्स है उसी का हमने PDF लिया, तो यहाँ बच्चे ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसमें यहाँ पे मिस हो गया। यहाँ पे सॉलिड स्टेट आई, कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड स्टेट रहेगा और जल लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। इसमें आगे चलते हैं। तो ये तो नोट था, देखिए ये नोट था, अलग से हमने इसकी जानकारी दी थी कि जब भी ये यहाँ पे जो नोट है इसको बहुत ध्यान समझिए। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि बुझा हुआ चूना यानी चूने का पानी, जो सूत्र होता है उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बुझा हुआ चूना का, अच्छा बुझा हुआ चूना इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, याद रखने के लिए तरीका आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे H2O मतलब CaOH2 ट्वाइस है। ठीक है, OH का ट्वाइस है, मतलब H2 यानी जल भी मिला हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में जल भी मिला हुआ है। जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल भी मिला हो तो जल क्या करता है, किसी चीज को बुझाने का काम करता है। तो यहाँ पे ऐसा याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसमें जल भी होता है, इसका मतलब वो बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना क्यों बोलेंगे उसको, क्योंकि उसमें पानी जो है, पानी जो है किसी भी आग को बुझा देता है, तो मतलब आग को बुझाना, इसलिए इसको बुझा हुआ चूना कहेंगे। तो याद रखना, क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो बुझे हुए चूने चूने का पानी का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी क्रिया कर दीवारों पर कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है, पतली सी परत बना लेता है और दीवारों पर चमक आ जाती है। तो जो पतली परत बनती है वो किसकी बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। चूने के पानी की क्रिया हो जाती है किसके साथ में, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड साथ में क्रिया हो जाती है। जो चूना हम बाल्टी में लेकर ब्रश से दीवारों पर पोतते हैं उसकी कुछ समय बाद धीमी क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड से और एक पतली सी परत बन जाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है और ये ठोस परत होगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हट गया था यहाँ से, यहाँ पे बच्चे ने गड़बड़ कर दिया, ये यहाँ पे सॉलिड होगा, ठोस परत होगी यहाँ पर, और जल वाष्प के रूप में निकलता है, मतलब जल जो है उसमें वाष्प के रूप में निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दीवार पे हम पुताई करते हैं चूने की और दीवार पे जो एक पतली सी परत बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसका यहाँ पे ये अभिक्रिया है, उसका रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपने देखा। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 1 आपने ऊपर देखा, ये उदाहरण नंबर 1 था, इसमें हमने एक नोट कर लिया, उदाहरण नंबर अब 2। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण नंबर 2। कोयले का दहन अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। देखिए ये कोयला यानी कार्बन ले लिया, ठोस अवस्था में रहेगा, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, और जब ऑक्सीजन से किसी की क्रिया होती है इसका मतलब दहन होता है, गर्म करेंगे उसको, ऑक्सीजन गैस रूप में रहेगा, कार्बन जो है ठोस रूप में रहेगा कोयला। तो क्या बनेगा, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के आपस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप प्राप्त करेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काला धुआं होता है। तो यहाँ पर भी एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो अभिकारक या दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं। तो जब दो अभिकारक या पदार्थ आपस में मिलकर के एकल यानी एक पदार्थ बनाते हैं तो वैसी क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। इसमें आपको 3 एग्जाम्पल यदि परीक्षा में आता है तो नहीं वहां पे लिखना है, कोई भी एक एग्जाम्पल, ये 3 में से कोई भी एक एग्जाम्पल जो आपको सरल लगे, अच्छा लगे, यदि एग्जाम में आता है, बोर्ड परीक्षा में आता है आपको, तो इसकी परिभाषा देना है और कोई भी एक एग्जाम्पल देना है। पर मैं आपको अधिकतम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें तो कोई भी अच्छा जो आपको लगता है वो यूज कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 3 क्या, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस तथा ऑक्सीजन गैस यानी O2 गैस से जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है, पानी कैसे बनता है प्रकृति में, उसका रिएक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ठीक है, देखिए
हाइड्रोजन के दो अणु गैस रूप में, हाइड्रोजन गैस के दो अणु गैस रूप में और ऑक्सीजन गैस का एक अणु आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जल के दो अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस के दो अणु ऑक्सीजन गैस का एक अणु मिलकर यहाँ पे जल जो कि लिक्विड रूप में प्राप्त होगा, द्रव रूप में प्राप्त होगा, उसके दो अणु बनाते हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पर भी दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, तो कौन सी क्रिया हो गई, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हो गई। जब दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, दो पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ नोट है। एटीपी का पूरा नाम है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें फास्फेट 3 होते हैं, एक एडीपी भी होता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन की जब क्रिया होती है तो उसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, मतलब एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जमा रहती है। इसके बारे में आगे अभी समझेंगे और आगे के अध्याय में इसके बारे में जानेंगे। अगला बुलेट यहाँ पे एक नोट है, श्वसन क्रिया कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जंतु एवं पादप दोनों में श्वसन क्रिया होती है। जैसे याद रखिएगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण जो है वो केवल दिन में होती है और हरे पेड़ पौधों में होती है, जबकि श्वसन क्रिया जो है वो 24 घंटे यानी रात दिन 24 घंटे होती है और पेड़ पौधे और जंतु दोनों में होती है। ठीक है, श्वसन क्रिया। अच्छा, आगे चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया का ही एक प्रकार होता है, या उसी के अंतर्गत हमको एक और अभिक्रिया पढ़ना है जिसका नाम है उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। उष्माक्षेपी, तो उष्मा का क्षेप, क्षेप मतलब होता है निकलना, तो उष्मा का क्षेप होगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्माक्षेप होता है, यानी उष्मा निकलती है, उनको उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये 19 में 3 नंबर में और 20 में 3 नंबर में पहले बोर्ड परीक्षाओं में सन 2019 में 3 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है ये, और 20 में भी नहीं लगातार दोनों साल 3-3 नंबर में प्रश्न पूछा हुआ था। इसको भी आप मार्क करेंगे। और क्या होती है उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं समझेंगे। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, उत्पाद बनेगा साथ साथ उष्मा भी निकलेगी, उन्हें उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के ही प्रकार हैं, अर्थात उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद तो बनेगा साथ साथ ऊर्जा भी निकलेगी, ऊर्जा उष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में जो भी है, उष्मा ऊर्जा के किसी भी रूप में जो है वहां पे निकल सकती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को उष्माक्षेपी यानी उष्मा का निकलना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें सरल भाषा में ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, अब किसी भी रूप में वो निकलेगी, ऊर्जा के किसी भी रूप में निकलेगी, उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का ही प्रकार होती है। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, प्राकृतिक गैस यानी मेथेन का दहन। प्राकृतिक गैस मेथेन का दहन, तो यहाँ पे देखिए मेथेन दिख रहा है आप, CH4 मेथेन गैस रूप में रहेगी, ऑक्सीजन के दो अणु गैस रूप में रहेंगे, दहन होगा इसका। दहन जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, दहन बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जलाएंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में यानी काला धुआं निकलता है, और हाइड्रोजन जल जो है गैस रूप में मैंने जलवाष्प के रूप में निकलता है, दो अणु, और ऊर्जा भी यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, ये वो क्रिया है जो अपने घरों में रोज हम देखते हैं, हमारी मम्मी लोग जो है खाना बनाती है किचन में, वो ये क्रिया है। हमारे घर में जो LPG सिलेंडर आता है, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जो लाल सिलेंडर आता है खाना बनाने के लिए, गैस जिसमें आती है, उसमें एक्चुअली मुख्यतः प्रोपेन होती है, मेथेन भी होती है, प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन भी उसमें रहती है, और जो गोबर गैस होता है उसमें मेथेन मुख्य गैस के रूप में होती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं ये LPG है, LPG गैस ऐसा मान लेते हैं। तो मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं, मतलब हम जब बर्नर को ऑन करके लाइटर से जलाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, दहन होता है, और जब उससे खाना बनता है, मतलब जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से खाना बनता है, चावल सब्जी जो भी रोटी जो है वो बनता है, और साथ में बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में काला धुआं निकलता है। आप बोलेंगे सर धुआं तो दिखता ही नहीं है, लकड़ी को जलाने पर धुआं दिखता है और इसमें नहीं दिखता है। तो यही तो फायदा है, ये जो प्राकृतिक गैस का यही फायदा है LPG और गोबर गैस का, कि इसमें जो है प्रदूषण बहुत कम होता है, काला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में निकलता है, और जल जो है वाष्प के रूप में निकलेगा। जल यहाँ पे क्या लिखा है, 2H2 निकलेगा, गैस रूप में निकलेगा, मतलब जल वाष्प के रूप में निकलता है। ये भी बहुत कम मात्रा, सूक्ष्म मात्रा, हमको समझ में नहीं आता है, पर ये निकलता है। मेन जो है वो क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा का प्रयोग जो है खाना पकने में, रोटी सब्जी खाना जो है, भोजन जो है उसके पकने में होता है। तो ये हमारे घर में होने वाली सुबह शाम की प्रक्रिया है, जो मम्मी खाना बनाती है किचन में, तो उस दौरान जो क्रिया होती है वो ये क्रिया है। ठीक है, देखो ऐसी चीजों को, मतलब हमको केवल पढ़ाई करके परीक्षा को पास नहीं करना है, पढ़ाई केवल परीक्षा को पास करने के लिए नहीं होती, परीक्षा अगले क्लास में जाने के लिए एक मात्र साधन है, एक मात्र माध्यम है, कि कैसे इस क्लास मतलब 10वीं के बच्चे को 11वीं में पहुंचाए, 11वीं के बच्चे को 12वीं में पहुंचाए, मतलब कैसे क्लास में उसको आगे पहुंचाएं। इसके लिए मात्र एक साधन है, जिसमें से हजारों क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए रहते हैं, उसमें से कुछ 18-20 क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, और उसमें भी 33 नंबर आपको मात्र लाना है। तो एक साधारण मात्र है, पर हमारे यहाँ इंडिया के अंदर खासतौर पे क्या हो गया है कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ परीक्षा को अच्छे नंबर से पास करना अपन समझते हैं, ये बहुत ही गलत है। जो भी चीज है उसके अंदर उसको
अच्छे से समझिए और अपने व्यवहारिक जीवन में जो है अपने दिनचर्या में उसको उतारिए, साइंस को समझिए, अपने जीवन में उतारिए, ताकि जीवन को अपन बेहतर कर सके, जीवन को अच्छे से समझ सके, है ना। जिससे और केवल और प्रश्न बनाना, हमारे यहाँ तो इंडिया के अंदर ऐसा है कि शिक्षा का मतलब परीक्षा को पास करना, अच्छे प्रश्न बनाना और नौकरी प्राप्त करना। लोगों को लगता है यही शिक्षा है, शिक्षा का यही काम है। शिक्षा का ये काम बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का ये भी काम है, पर केवल यही काम नहीं है। शिक्षा का काम है जीवन को बेहतर करना, उसके लिए चीजों को अच्छे से समझना। तो समझिए बहुत ध्यान से। इसलिए मैं आप लोगों को तुलनात्मक, अवधारणात्मक और जीवन की सीख वाली शिक्षा हमेशा देता हूं, ठीक है। और आपको यदि हम मेरा ये सब पढ़ाना इस तरह से जो है अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। जो भी आपको जानना है, कुछ यदि डाउट है तो उसको आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई एग्जाम्पल नंबर 1, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन का दहन। आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नंबर 2। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, देखो शोषण यहाँ पे आ गया है, ठीक है। शोषण अभिक्रिया, शोषण क्या होता है? शोषण भी जो है दो प्रकार से बांटा जाता है शोषण को, है ना। फेफड़े के ऊपर जो सांस लेने का प्रोसेस है उसको निःशोषण और निःशोषण में अलग से बांटते हैं, और जो फेफड़े से कोशिकाओं तक का जो शोषण होता है उसको आक्सीय और अनाक्सीय शोषण में बांटते हैं। शोषण के बारे में मैंने बता दिया आपको। शोषण पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में होता है, 24 घंटे होता है, केवल दिन में सूर्य की उपस्थिति में होगा ऐसा नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जो है केवल पेड़ पौधों में होता है, और वो भी दिन के समय होता है। माना कुछ पौधे जो है रात में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जैसे पीपल, बड़ वगैरह, बरगद वगैरह, पर सब नहीं करते हैं। जो कॉमन चीज है वो दिन में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, पेड़ पौधों में होती है। जीव जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, पर शोषण की क्रिया जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु में 24 घंटे रात दिन होते रहती है, ठीक है। तो यहां पे समझते हैं शोषण क्या है। शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण एक मंद दहन एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। चावल, गेहूं, आलू आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारी शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर एटीपी, अभी नाम अपने ऊपर देखा था, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को शोषण अभिक्रिया कहते हैं। शोषण भी एक अभिक्रिया है। और शोषण क्यों होता है? अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा। एक बात और ध्यान रख लेना, जिस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पेड़ पौधों को उनका भोजन यानी ग्लूकोज मिलता है, उसी प्रकार से हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी चावल, रोटी, सब्जी, जो कुछ भी हम भोजन करते हैं, उसका अंतिम उत्पाद भी हमारा जो होता है वो ग्लूकोज ही होता है। जिसको विलाइयां, जो हमारे छोटी आंत के निचले सिरे में विलाइयां होती हैं, जिसको स्टिरचा कोलाई या ई विलाई कहते हैं, उंगली समान संरचनाएं होती है, वो उसको शोक करके जो है ब्लड में मिलाती है, और ब्लड जो है उसको लेकर कोशिकाओं में जाता है, वहां पे फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण क्रिया होती है, ठीक है। ये हम आगे अध्यायों में समझेंगे इस चीज को, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं शोषण की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न है। तो शोषण की जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, वो क्या होती है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये जो है ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ध्यान रखिए। ये वही ग्लूकोज है जो हम, हाँ यहाँ पे पर ये लिक्विड रूप में रहेगा, ये वही ग्लूकोज है जो हम गर्मी के दिनों में इसका जो है पानी बनाकर एनर्जी ड्रिंक के रूप में यूज करते हैं। उसी ग्लूकोज का सूत्र है ये C6H12O6 ग्लूकोज है। यहाँ पे जलीय विलयन रूप में रहता है, ध्यान रखिए। हमारे शरीर के अंदर जो है, या पेड़ पौधों के शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो जलीय विलयन के रूप में रहता है। ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो हमारे शरीर के अंदर फेफड़े से जब नीचे ऑक्सीजन जाती है, मतलब हृदय और ब्लड में मिलती है, कोशिकाओं तक जाती है ऑक्सीजन, तो वहां पे गैस रूप में नहीं रहती, ऑक्सीजन किस रूप में रहती है, जलीय विलयन के रूप में रहती है। ये बात को भी समझिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में बाहर गैस रूप में होती है, पर हमारे शरीर के अंदर फेफड़े से जब नीचे जाती है, फेफड़े से कहां जाती है, पहले ऑक्सीजन हृदय में, हृदय के बाद कहां जाती है, वो कोशिकाओं में ब्लड के माध्यम से जाती है, ठीक है। तो जब अंदर हृदय से जब फेफड़े से जब अंदर जाती है ऑक्सीजन, तो वो काय में बदल जाती है, वो जलीय विलयन रूप में बदल जाती है। ऐसा ही प्रकाश संश्लेषण में होता है, जिसके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के 6 अणु दोनों जलीय विलयन रूप में रहेंगे। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिया होती है। शोषण की क्रिया कोशिका में, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु की कोशिकाओं में जो एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बिजली घर, ऊर्जा का मतलब कोशिका का बिजली घर यानी ऊर्जा हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसमें ये क्रिया होती है। शोषण की क्रिया किस अंग में होती है?
यदि प्रश्न आता है शोषण की क्रिया किस अंग में होती है, कोशिका के किस अंग में होती है, तो कहाँ होती है, वो माइक्रोकार्डिया में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है, पेड़ पौधों में, तो वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसमें होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं कोशिका में, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया हो रही का मतलब ये कौन सा शोषण होगा, आपसी शोषण होगा, जिसके बारे में आगे अध्ययन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपसी शोषण होता है। और क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय विलयन 6 अणु बनते हैं, जल के भी 6 अणु बनते हैं लिक्विड फॉर्म में। और क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकल रही है यहाँ पर। ठीक है, ऊर्जा, ये ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में और एडीपी के रूप में यहाँ पे रहती है। एटीपी और एडीपी के रूप में ये ऊर्जा रहती है। ज्यादातर जो है एटीपी यानी ट्राइफॉस्फेट के रूप में रहती है, डाइफॉस्फेट के रूप में बहुत कम मात्रा में रहती है। तो ये हो गई श्वसन अभिक्रिया। तीसरा एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, शाक सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य, वनस्पति पदार्थ जो है, शाक सब्जियां मतलब जो शाक सब्जी होती है, झाड़ी वगैरह वाली पत्तियों वाली सब्जियां, शाक सब्जियां वनस्पति द्रव्य का मतलब पदार्थ का विघटन होकर कंपोस्ट, कंपोस्ट यानी खाद्य नहीं, देखिए ध्यान रखिएगा, खाद्य, यदि हम ऐसा लिखें या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, खाद्य ऐसा भी लिखते हैं, इसका मतलब होता है भोजन, इसका मतलब होता है भोजन, पर हम खाद बोल रहे हैं, खाद। तो ये खाद का मतलब जो है वो होता है उर्वरक। खाद का मतलब क्या होता है, उर्वरक होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये उर्वरक मतलब जो सोडा अपन जिसको अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में, गांव में यूरिया, डीएपी वगैरह जो होता है ना, खाद, कई तरह का खाद्य आता है। तो ये रासायनिक जो खाद्य होते हैं, ये रासायनिक भी हो सकते हैं और वनस्पतिक जंतु खाद भी हो सकते हैं। तो खाद्य अलग चीज है, खाद अलग चीज है। खाद मतलब उर्वरक और खाद्य का मतलब भोज्य पदार्थ होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे खाद है, ये खाद है, ठीक है, खाद मतलब उर्वरक। तो जब साग सब्जी यानी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर यानी उनका विघटन होता है, तो कंपोस्ट यानी खाद बनता है। खाद बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो जो गोबर गांवों में जो अपन जानवरों का जो गोबर या कचरा जमा होता है, उससे जो खाद बनता है, साग सब्जी वगैरह जो भी सब कचरा जो डालते हैं, उससे जो खाद बनता है, तो खाद बनने की जो प्रोसेस है, जैविक खाद बनने की, जो गोबर खाद बनने की जो प्रोसेस है, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलें तो आगे हम देखते हैं कुछ यहाँ पे नोट आप देख रहे हैं। पेड़ पौधों का भोजन ग्लूकोज तथा जंतुओं के भोजन से भी अंत में ग्लूकोज ही प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको वही बताया इसके पहले कि पेड़ पौधों का जो भोजन है वो ग्लूकोज है, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है मुख्य उत्पाद के रूप में। उसी प्रकार से हम जो भोजन करते हैं उसका भी अंतिम उत्पाद जो होता है वो ग्लूकोज ही होता है। और ये ग्लूकोज दोनों कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के श्वसन की क्रिया करते हैं, पेड़ पौधे में भी और जीव जंतुओं में भी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। अब आ जाते हैं अभिक्रिया के दूसरे प्रकार में। हमने अभिक्रिया का पहला प्रकार संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया देखा, उसमें हमने 3 एग्जाम्पल लिया, उसके अंतर्गत हमने श्वसन को भी समझा। और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उसके दूसरे प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया दूसरे प्रकार पे आते हैं, वियोजन या इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। 2 नाम है इसके, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। और ये भी 22 में पूछा गया है, वार्षिक परीक्षा में, 22 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। क्या होती है वियोजन, नाम समझ में आ रहा है आपको। वियोजन या अपघटन मतलब टूटना, वियोजन या अपघटन का मतलब टूटना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। योगात्मक या संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन या अपघटन का मतलब टूटना। तो यहाँ पे टूटेंगे, देखिए। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पादों में विभाजित होता है या बढ़ जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 इसमें देखते हैं। इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है, आपको एग्जाम में आता है तो कोई भी एक एग्जाम्पल 3 में जो अच्छा लगता है वो आप यूज करेंगे। फेरस सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे फेरस सल्फेट, ये फेरस है, फेरस, ठीक है। फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड व सल्फर के ऑक्साइडों में टूटना, ठीक है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइडों में टूटने की ये रिएक्शन है। देखो तो यहाँ पे फेरस सल्फेट यानी FeSO4 लेंगे, फेरस सल्फेट, और यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, फेरस सल्फेट है, इसको आयरन सल्फेट ही बोल सकते हैं। इसको उष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे इसको। ये जो एक जो यहाँ पे एक उत्पाद पदार्थ है, एक पदार्थ यानी एक अभिकारक है, इसको क्या देंगे, उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो ये Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट रहेगा, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड में टूट जाएगा। और SO2 गैस रूप में, SO3 गैस रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रूप में प्राप्त होंगे, ठीक है। इस तरह से तो यानी ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक उत्पाद जो है वो किसी न किसी
ऊर्जा की उपस्थिति में टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बट रहा है। ठीक है, दो या दो से अधिक भागों में। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। संयोजन में क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे थे। यहाँ पे एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में बट रहा है। तो जब एक अभिकारक या एक पदार्थ किसी उष्मा या ऊर्जा की उपस्थिति में, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश, विद्युत या सूर्य का प्रकाश, ऐसा कुछ भी है, उष्मा यानी ताप जो है वो आ सकता है यहाँ पे बाह्यकारक के रूप में। तो एक अभिकारक जो है या एक पदार्थ जो है टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में जब बढ़ता है, विभाजित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन, और वियोजन या संयोजन नाम समझ में आता है। वियोजन का मतलब वियोजन या अपघटन नाम समझ में आता है कि वियोजन का मतलब या अपघटन का मतलब टूटना। तो एक जो है दो से अधिक पदार्थ टूटेगा तो इसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना। कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारे घरों में अपन इसको देखते हैं, आए दिन होते रहती है सब चीजें। ठीक है, हम इसको जनरली व्यवहारिकता में जोड़ना बहुत जरूरी है। शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारें, व्यवहारिकता में जो हमारा दिनचर्या की चीजें उसमें जोड़े, क्योंकि ये सब हमारे घरों में या हमारे द्वारा दैनिक दिनचर्या में होने वाली सब क्रियाएं होती है, पर हम इसको केवल रटने और पढ़ने और परीक्षा को पास करने के हिसाब से पढ़ते हैं, इसलिए हम चीजों को समझ नहीं पाते और अपने जीवन को शिक्षा से जोड़ नहीं पाते। तो शिक्षा को जीवन से जोड़ना है। ठीक है, यहां पे समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर इसको बोलते हैं। ये जो अंडे का कवच होता है, खोल होता है, वो भी ये होता है। हमारे स्कूलों में जो चाक या कलम होती है वो भी यही होता है। और ऐसे संगमरमर, टाइल्स वगैरह जो है सब इसी से बनता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में रहेगा, इसको भी ताप देंगे, उष्मा देंगे, चूना पत्थर इसको बोलते हैं। ये चूना पत्थर का मतलब याद रखिए, जो दिवाली के समय में हम जो चूने के जो गड़े होते हैं वो खरीद के लाते हैं, खासतौर पे जो कच्चे मकानों में चूना पोतने, व्हाइट वाला जो चूना उसको पोतने के लिए, तो 5 रुपए 10 रुपए किलो में कुछ मिलता है। ये दिवाली के टाइम पे मार्केट में खुले में बिकता है। तो कोई ऐसे पत्थर के समान सफेद सफेद होता है, तो उसको खरीद के लाते हैं, घर में लाके उसको पकाते हैं, हम एक उष्मा देते हैं, उसको पकाते हैं और उसका पानी बनता है। उस पानी को जो है दीवार पे सफेदी करने के लिए यूज करते हैं। इसका रिएक्शन हमने संयोजन अभिक्रिया में नोट में देखा। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, इसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड ठोस रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में प्राप्त हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना या खाने का चूना, जो लोग जो है पान वगैरह में जो चूना खाते हैं वो यही वाला चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको खाने का चूना है, बिना बुझा चूना बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक अभिकारक पदार्थ है और ये दो उत्पादों में टूट रहा है। तो जब कोई एक अभिकारक किसी ताप दाब ऊर्जा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक कारकों में टूटता है, उत्पादों में टूटता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने दैनिक जीवन में होने वाली क्रिया। देखो, घर में हम जो चूना खाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से ही हमको चूना प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है चूना पत्थर, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दो तो जो प्राप्त होता है वो चूना होता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहेगी तो आपका जो है मुंह जल जाएगा। जो पान खाने वाले लोग हैं उनका मुंह जल जाएगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से हटा देते हैं। तो केवल जो है इसको कली चूना या खाने का चूना बोलते हैं, सॉफ्ट होता है, तो ये इससे मुंह नहीं जलता है। तो ये जब हम जो चूना खाते हैं उसका रिएक्शन है, चूना बनता कैसे है, तो व्यवहारिक जीवन में इसको जोड़ना है चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक नोट देख रहे हैं आप, उष्मी वियोजन। उष्मी वियोजन क्या होता है? उष्मा के द्वारा की गई वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं को उष्मी वियोजन कहते हैं। उष्मा नाम समझ में आ रहा है, उष्मी वियोजन, उष्मी मतलब उष्मा के द्वारा, वियोजन का मतलब तोड़ना। तो उष्मा के द्वारा किसी अभिक्रिया या किसी भी पदार्थ को तोड़ना क्या कहलाता है? उष्मी वियोजन कहलाता है। उदाहरण नंबर 2 अपन देखा, उदाहरण नंबर 3 अब इसमें देख लेते हैं, है ना। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नंबर 3। आपको एग्जाम में 3-3 एग्जाम्पल नहीं करना है, एग्जाम में एग्जाम्पल 3-3 नहीं लिखना है। आपको यदि एग्जाम में आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछते रहता है। मैंने बताया आपको, ये 22 में आया हुआ था पहले। ठीक है, हो सकता है भी 24 जो आपका एग्जाम होगा 24 का, उसमें आ सकता है। तो ध्यान रखिए, तो जब आता है कि वियोजन अभिक्रिया कैसे करते हैं, इसको उदाहरण से समझाइए, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे और कोई भी ये 3 में से कोई भी एक एग्जाम्पल आप करेंगे। मैं अधिकतम आपको जानकारी देने के लिए, पूरा क्लियर डिटेल देने के लिए मैं अधिकतम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं, पर आप एग्जाम में कोई भी एक करेंगे। उदाहरण नंबर 3, लेड नाइट्रेट को ताप देकर गर्म करने पर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूटना। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, यह है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये ठोस अवस्था में रहेगा, लेड नाइट्रेट है ये। इसको ताप देकर गर्म करेंगे तो ये काय में टूट जाता है? ये लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठोस अवस्था में ये गैस अवस्था में रहेगा। और यहाँ पे समीकरण बैलेंस भी नहीं है, तो बैलेंस भी इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये Pb यहाँ पे एक बार है, यहाँ पर एक बार है,
ONO3, तो NO3 में से NO2 यहाँ पे आ गया, ये 2 बार है, ऑक्सीजन भी निकला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 टाइम, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4। तो ये बैलेंस भी नहीं किया है यहाँ बच्चे ने, तो इसको बैलेंस कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट के 2 अणु रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेड ऑक्साइड के 2 अणु बन जाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रूप में रहेगा, इसके 4 अणु निकलेंगे, ऑक्सीजन गैस रूप में रहेगा, उसका 1 अणु निकलेगा। इस तरह से ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बच्चे ने एक गलती कर दिया है। क्या होता है कि जब हम यहाँ पे पढ़ाते हैं तो बच्चा कई बार क्लास में सब आपस में बातचीत करते रहते हैं, ध्यान देते नहीं, इस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप लोग भी जब अपने किसी कोचिंग में या स्कूल में जाके पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से, क्योंकि ध्यान बहुत जरूरी है, बिना ध्यान के ज्ञान अधूरा रहेगा। देखिए यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी गलतियां यहाँ बच्चे कर जाते हैं, जिसको मैं पहले से रिचेक कर लेता हूँ ये PDF बनाने से पहले। फिर भी देखिए मुझसे भी छूट गया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया मैंने भी इसमें, तो ये चीजें हो जाती है कई बार। तो आप लोग भी जब स्कूल में या कोचिंग में पढ़ते हैं, यहाँ भी ध्यान देते हैं, तो सब चीजों को एक एक चीज पे ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए यदि उसने यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे सॉलिड लिख दिया था, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है तो फिर सॉलिड कैसे हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इनका बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले चीज पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक नोट मिल रहा है आपको, संगमरमर, मार्बल, टाइल्स, चौक, अंडे का कवच, ये कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, सब ध्यान रखिएगा। चांदी का सूत्र Ag होता है, लेड या शीशे का Pb होता है, सोने का सूत्र होता है Au, ये तो आप लोगों को मालूम है। अब इसी के अंतर्गत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। जिस प्रकार से उष्मा संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत हमने उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ी थी, मतलब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का ही प्रकार संयोजन अभिक्रिया होती है, उसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। मतलब उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो वियोजन अभिक्रिया होती है। अब उष्मा शोषी का मतलब होता है उष्मा का अवशोषण, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा को अवशोषित करती है, उष्मा का अवशोषण करती है, उनको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया शोषी अभिक्रिया करते हैं। और ये 19 में 3 नंबर में आई हुई थी, तो क्या होती समझेंगे इसको। तो वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, ताप, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन रासायनिक, ये मेन परिभाषा यहाँ पर है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है, तो उष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाओं के ही प्रकार हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा है, ये तो मैंने बता दिया है आपको, यहाँ पे मेन परिभाषा ये। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहला एग्जाम्पल देखिए इसका, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। ये फिर से यहाँ पे देखो, ये अभी जस्ट इसके पहले हमने रिएक्शन इसको देखा था, ये रिएक्शन फिर से यहाँ पे आ गई है। कैल्शियम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि वो वियोजन में भी था, ये जो उष्मा शोषी अभिक्रिया वियोजन के ही प्रकार है, इसलिए ये एग्जाम्पल यहाँ फिर से रिपीट हो गया है। कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में रहेगा, चूना पत्थर इसको बोलते हैं, इसको गर्म करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में खाने का चूना, या इसको बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ये प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो एक रिएक्शन, ये सबसे अच्छा रिएक्शन है इसका, सबसे ईजी, सबसे अच्छा एक रिएक्शन तैयार करोगे आप, तो ये वियोजन में भी काम आ जाएगा और आपको उष्मा शोषी अभिक्रिया में भी काम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है इसको तोड़ने के लिए, इस अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, उष्मा का ये अवशोषण कर रहा है और फिर टूट रहा है। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिसको तोड़ने के लिए, जिसको पूरा होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, उन अभिक्रियाओं को उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक कोई भी एक करना है आपको, मैंने अधिकतम 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बनना। जब जल, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है, जब उसको तोड़ते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा तो वापस जो है उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जल के 2 अणु देख रहे हैं आप, जल के 2 अणु में लिक्विड फॉर्म में विद्युत अपघटन करेंगे, इसका विद्युत अपघटन, विद्युत के माध्यम से करंट देंगे, है ना, विद्युत अपघटन इसका कराते हैं। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु गैस रूप में और ऑक्सीजन का 1 अणु गैस रूप में निकल जाते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है, वही जब टूटता है तो वापस अपने ही अवयव में जिससे मिलकर वो बना था उसमें टूटता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 2 तरह के तीर के चिन्ह आप देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बन जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, जिसके बारे में आगे देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल और यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का तीसरा एग्जाम्पल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में श्वेत, यहाँ श्वेत मतलब सफेद, सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग
होकर सिल्वर धातु का बनना। तो यहाँ पे देखिए 2AgCl यहाँ पे लिया है, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड ठोस अवस्था में रहेगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति रहेगी और क्या बनेगा 2Ag यानी चांदी यानी रजत जो है, चांदी धातु जो है निकल जाएगी ठोस अवस्था में, दो अणु निकल जाएंगे, क्लोरीन गैस रूप में निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी वियोजन अभिक्रिया देखिए, ये सारी की सारी मैंने पहले बता दिया आपको उष्माशोषी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया होती है, या ऐसा बोलिए या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया होती है या उष्माशोषी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, ऐसा ध्यान रखिए। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे हो गया। आगे कुछ बातों को और समझते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नोट दिए हुए हैं। चूना जिसका सूत्र होता है CaO, जो खाने का चूना है, CaO का उपयोग अनेक कार्यों में होता है, मुख्यतः सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। जल के एक अणु में, दूसरा अगला जो नोट है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ ये कटा हुआ है, ठीक है, ये कटा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, जिनका द्रव्यमान का अनुपात 2:16 होता है। इसको सरल अनुपात में बांटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, तो 1:8 हो जाएगा। मतलब जो जल है उसका जो जल के अणु का जो अनुपात होता है वो 1:16 होता है। आगे चलते हैं तो एक नोट यहाँ पे आप देख रहे हो, जल के अणु में मात्रात्मक रूप में हाइड्रोजन के 2 परमाणु। देखो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, क्योंकि ऊपर जो बात हमने कही उसको यहाँ समझना है, बहुत महत्वपूर्ण नोट है ये। जल के एक अणु में मात्रात्मक रूप में हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन गैस का 1 परमाणु होता है, परंतु भार वह प्रतिशत के रूप में जल में हाइड्रोजन कम यानी लगभग 10% तथा ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में लगभग 90% होती है। जल यानी H2O जल का अणु भार 2 + 16 बराबर 18 होता है। यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 और 16 बराबर 18 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है जल के अणु का। एक नंबर में आपको पूछ सकता है कि जल के अणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आप ध्यान रखिए कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और नोट यहाँ पे आप देख रहे हैं, वियोजन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं की विपरीत अभिक्रिया है, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाओं की विपरीत अभिक्रिया। क्यों ये विपरीत अभिक्रिया है, ये प्रश्न भी आपको आता है कि या ये दोनों आपस में विपरीत अभिक्रियाएं क्यों है। तो ध्यान रखिए, आपने दोनों चीजों को समझ लिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बढ़ता है। इसलिए ये दोनों जो है कैसी क्रिया है, एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। इसी का उल्टा हो जाता है, AB यानी एक बड़ा उत्पाद टूट करके क्या होता है, वो 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पाद में टूट जाता है। तो ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है वो संयोजन अभिक्रिया का है, और ये है वियोजन अभिक्रिया का। संयोजन को योगात्मक अभिक्रिया और वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, उसके 2 नाम हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गए प्रश्न क्रमांक 1 में, उसके आप बुक में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 ये 20 में 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का प्रयोग सफेदी करने के लिए होता है, उसमें नंबर 1 है, उसका उत्तर देना है। पदार्थ X का नाम बताना है, तो जो पदार्थ होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, जो कि चूना होता है। सूत्र क्या होता है उसका, CaO होता है, जिसको अपन बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि जो ऊपर है 1 नंबर में जो दिया हुआ है, लिखिए पदार्थ X की जल के साथ क्रिया कराएंगे, तो देखो यहाँ जल के साथ इसकी क्रिया हो जाती है। ठीक है, ये 20 में 3 नंबर में आया है, और ये प्रश्न आप लोगों को आ सकता है। आपका जो ब्लूप्रिंट है इस साल के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 2024 परीक्षा 2023-24 यानी 2024 बोर्ड परीक्षा का जो ब्लूप्रिंट है इस अध्याय का, वो 2-2 का 1, 2 का 1, 3 का 1, मतलब 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। ये ब्लूप्रिंट है आपका अध्याय 1 का, चैप्टर 1 के साइंस का अध्याय 1 का। ठीक है, इस अध्याय से आपको जो इस बोर्ड परीक्षा में स्पेशल में बात करूं, त्रैमासिक अर्धवार्षिक ज्यादा आता है। बोर्ड परीक्षा के लिए 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे तो ये आपका ब्लूप्रिंट है। तो ये आपको 3 नंबर में 2020 में पूछा था। और क्या इसका रिएक्शन है देख लेते हैं जल से क्रिया करने पर। तो जो चूना है ना, ये CaO जो चूना है वो ठोस अवस्था में रहेगा, जल यानी लिक्विड फॉर्म में क्रिया, जब चूने की जल से क्रिया कराते हैं, मतलब चूने को जल में घोलते हैं, तो क्या बनता है, चूने का पानी बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, जिसको दीवार पे पेंटिंग करने यानी पुताई करने के लिए प्रयोग करते हैं, और उष्मा यहाँ पे निकलती है। ठीक है, उष्मा निकलती है, ध्यान रखिएगा।
तो ये जो ऊष्मा निकल रही है मतलब ऊष्मा शोषी की ऊष्मा छेपी, ये है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। अब आगे चलते हैं, बाद अभी हम पढ़ेंगे जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें अभ्यास में क्वेश्चन और मिलेगा ऐसे ही वाला, ये पहला क्वेश्चन। देखिए अब चलते हैं आगे, तो अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के तीसरे प्रकार पर। 2 प्रकार पढ़ लिया हमने, संयोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया 19 में 3 नंबर में पूछा था। क्या होती है विस्थापन, इसी को प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। क्या होता है समझेंगे। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक तत्व दूसरे अभिकारक यौगिक के तत्व को विस्थापित कर या हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तत्व रहेगा, मतलब अभिकारक में एक तत्व रहेगा, दूसरा यौगिक रहेगा। यौगिक के तत्व को पहला तत्व हटा देगा, उसके स्थान पे जुड़ जाता है। इसको प्रतिस्थापन करते हैं, विस्थापन करते हैं, नाम से समझ में आता है प्रतिस्थापन या विस्थापन। इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील यानी लोहे के खीले को डुबाने पर विलयन के रंग में परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए आयरन दिख रहा है आपको, Fe आयरन ठोस अवस्था में रहेगा और कॉपर सल्फेट का जली विलयन रहेगा। आयरन यानी लोहा, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन रहता है। जब कॉपर सल्फेट में लोहा अभी नहीं डुबाए, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, पर जब उसमें लोहा यानी लोहे की कील यानी कोई भी लोहे की छड़ को डुबा देते हैं तो उसके बाद कॉपर सल्फेट बनता है और आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, आयरन सल्फेट बनेगा, कॉपर अलग निकल जाएगा। आयरन सल्फेट का जो विलयन है वो हरा विलयन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे जो ये लोहा है यानी जो आयरन है वो कॉपर से कैसा होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो ये लोहा कॉपर को जो कम क्रियाशील है, कॉपर और अधिक क्रियाशील कौन है, लोहा है। तो लोहा जो अधिक क्रियाशील पदार्थ है यानी तत्व है, वो कम क्रियाशील पदार्थ कॉपर को हटा देता है और उसके स्थान पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे CuSO4 था, ये जुड़ जाएगा, वहां पे क्या बन जाएगा FeSO4 और ये बाहर निकल जाएगा अकेले। तो जो ऐसी जो कोई अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक में एक तत्व और दूसरा जो पदार्थ होता है वो यौगिक होता है, तो एक तत्व यौगिक के तत्व को हटा करके उसके स्थान पर जुड़ जाता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जब ऐसी अभिक्रिया होती है तो उसको विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का नीला विलयन रहता है जबकि ये हो जाता है हरा विलयन। तो इसका आपको बुक में प्रैक्टिकल मतलब चित्र के माध्यम से आपको समझाया हुआ भी है इसके बारे में। ठीक है, आप वहां पे देख सकते हैं उसको। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, तो अगला एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण नंबर 2। इसमें क्या है देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक की क्रिया। कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक की क्रिया, देखो ये जिंक यानी जस्ता है, ठोस अवस्था में रहेगा। कॉपर सल्फेट CuSO4 जली विलयन अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए, ये जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो जिंक जो है कॉपर को हटा देगा और क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। तो ये क्रिया कौन सी हो गई, दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। 3 एग्जाम्पल है, यदि परीक्षा में आता है तो कोई भी एक एग्जाम्पल जो आपको ठीक लगे वो यूज करना है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड विलयन की लेड से क्रिया। तो कॉपर क्लोराइड विलयन, कॉपर क्लोराइड का विलयन है, इसकी लेड यानी सीसा से क्रिया हो जाएगी। ये सीसा भी जो है कॉपर से क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, वो क्या करेगा, उसको हटा देगा और कॉपर क्लोराइड लेड क्लोराइड, कॉपर हट गया, लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो अभिकारक है इसमें एक तत्व रूप में रहेगा और दूसरा यौगिक रूप में रहेगा। तत्व जो है वो यौगिक के तत्व को हटा करके उधर जुड़ जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक नोट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन अभिक्रियाओं में जो ऊपर हम 3 अभिक्रिया देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। यहाँ जो अपनी 3 अभिक्रिया देखिए अपन, उपरोक्त अभिक्रिया, यहाँ Fe यानी लोहा, Zn यानी जिंक और Pb यानी लेड तत्व Cu से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो Cu को हटा दे रहे हैं। ठीक है, तीनों में देखिए, यहाँ पर भी Cu को हटा दिया, इसमें भी Cu को हटा दिया और जो पहला एग्जाम्पल था यहाँ पर भी Cu को हटा दिया। तो यहाँ पे जो Fe है वो Cu से अधिक क्रियाशील है, यहाँ पे Zn Cu से अधिक क्रियाशील है, यहाँ पे जो Pb है वो भी Cu से अधिक क्रियाशील। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक नोट भी यहाँ पे समझिएगा, विस्थापन अभिक्रियाओं में एक अभिकारक तत्व तथा दूसरा अभिकारक यौगिक होता है तथा उत्पाद में कम क्रियाशील तत्व अकेला तत्व रूप में प्राप्त होता है, मतलब अकेले बाहर निकल जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, ये जो साथ में था वो इधर अकेले रूप में प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अभिक्रिया के चौथे प्रकार। तो अभिक्रिया का जो चौथा प्रकार है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी 19 में 3 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच
आयनों का आदान प्रदान होता है। मेन बात ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उनको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 यहाँ पे देखिए, सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से क्रिया। सोडियम सल्फेट का विलयन देखो यहाँ पे ले लिया, ये सोडियम सल्फेट का विलयन है, जलीय विलयन है। सोडियम सल्फेट सूत्र होता है Na2SO4 और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। इसकी जब आपस में क्रिया होगी तो क्या बनेगा, 2NaCl मतलब लवण बनेगा, ठीक है, नमक बनेगा और बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा। और यहाँ पे देखो तीर का आप चिन्ह दिख रहे हो और ठोस अवक्षेप लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है, जब कभी कोई गैस निकलती किसी उत्पाद में तो उसको ऊपर तीर के चिन्ह से, और कोई ठोस अवक्षेप निकल रहा है तो उसको नीचे तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ये जलीय विलयन रूप प्राप्त होगा और ये ठोस रूप प्राप्त होगा। कैसा ठोस प्राप्त होगा, अवक्षेप। ऐसा ठोस जो अविलेय होता है, अविलेय ठोस को अवक्षेप बोलते हैं। ठोस अवक्षेप निकलेगा, नीचे तीर का चिन्ह दर्शाएंगे उसको। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन। हाँ, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आयनों का आदान प्रदान, हम देखा आयनों का जो है आदान प्रदान होता है। तो इसमें जो Na और किसी भी यौगिक को ध्यान रखिए, यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ मैं आपको, जब कभी भी किसी यौगिक को लिखा जाता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी शायद आप लोगों को बताया हुआ था, जब किसी भी यौगिक को लिखते हैं तो सबसे पहले धातु लिखी जाती है और उसके बाद अधातु लिखी जाती है। सबसे पहले धातु, उसके बाद अधातु। धातु में धनात्मक होती है, धन आयन होता है उन पर, और इन पर ऋण आयन होता है, ऋण आवेश इन पर होता है। ठीक है, तो यौगिक जब भी लिखते हैं तो धातुओं को पहले ने धनायन वाले जो तत्व हैं उनको पहले लिखते हैं, जो अधातु या ऋणायन वाले तत्व हैं उनको बाद में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे Na जो है, Na प्लस धातु है, ये प्लस में रहेगा, SO4 माइनस में रहेगा, Ba जो है वो प्लस में रहेगा मतलब बेरियम, और Cl जो है वो माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ का प्लस, जब भी ये आयनिक अभिक्रिया होती है तो यहाँ का प्लस वाला सिरा, यानी प्लस वाला जो पदार्थ है वो यहाँ के माइनस वाले पदार्थ से, और यहाँ का प्लस वाला यहाँ के माइनस वाले पदार्थ से क्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे Na2 यहाँ के Cl2 से क्रिया कर लेगा, तो Na2Cl2 मतलब 2NaCl बन जाएगा। हर एक रिएक्शन में आयनिक अभिक्रियाओं में ऐसा होता है। और यहाँ पे Ba जो है वो SO4 से क्रिया करके ठोस पदार्थ बनेगा जो कि ठोस अवक्षेप होगा। तो इस तरह से जो है अभिक्रिया होती है। इस बात को ध्यान रखिए, जब कभी भी किसी यौगिक को लिखते हैं तो पहले धातु को लिखा जाता है, बाद में अधातु को लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, अच्छा वही चीज यहाँ पे लिखिए। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। सोडियम क्लोराइड विलयन की सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्रिया। सोडियम क्लोराइड विलयन की सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्रिया करेंगे। देखो यहाँ पे वही चीज दिखाया हुआ है। तो NaCl ये जो है जलीय विलयन रूप में रहेगा, विलयन बोला हुआ है, और यहाँ पे AgNO3 मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट, ये भी काय में रहेगा, लिक्विड रूप में रहेगा। तो सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट जब क्रिया होती है आपस में, तो यहाँ का देखो ये प्लस वाला जो सिरा है, मतलब प्लस वाला जो भाग है, प्लस वाला भाग इसके माइनस वाले भाग से, और इसका माइनस वाला भाग इसके प्लस वाले भाग से क्रिया हो जाएगा। तो NaNO3 बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ का Ag यहाँ के Cl से क्रिया कर लेगा, मतलब यहाँ के प्लस वाले भाग की यहाँ के माइनस वाले भाग से, यहाँ के प्लस वाले भाग की यहाँ के माइनस वाले भाग से। तो यहाँ पे AgCl हो जाएगा, तो ये बन जाएगा AgCl, ठोस रूप में प्राप्त होगा। ये देखो यहाँ पे ठोस रूप में प्राप्त होगा, और ये ठोस अवक्षेप है, नीचे तीर का चिन्ह लगा हुआ है। ठोस अवक्षेप को दर्शाने के लिए नीचे तीर का चिन्ह, कोई भी किसी एग्जाम्पल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक नोट यहाँ पे देखिए, जल में अविलेय ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, ठोस अवक्षेप कहते हैं। इसे नीचे तीर के चिन्ह अभिक्रिया में इसे नीचे तीर के चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। एक नोट और है, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकारक के दोनों पदार्थ यौगिक तथा उत्पाद के दोनों पदार्थ भी जो है यौगिक रहेंगे। मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक के दोनों पदार्थ और उत्पाद के दोनों पदार्थ कैसे रहते हैं, यौगिक रहते हैं, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, इसके अंतर्गत द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत जो है, अब हम यहाँ पे एक और अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया, जो कि 23 में 2 नंबर है, मतलब लास्ट ईयर, अभी आप एग्जाम देंगे 2024 में देंगे, जो 23 में एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। अवक्षेपण अभिक्रिया किससे करते हैं, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब 2 अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके विलेय ठोस उत्पाद यानी अवक्षेप बनाते हैं, तो ऐसी क्रिया या अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोगों ने, अभी हम आगे पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। तो देखो नाम समझ में आ रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, इसको उन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया, सिंपल बिल्कुल नाम समझ में आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। और किसी भी चीज को समझना है तो उसके नाम को समझो। संयोजन मतलब जुड़ेगा, अपघटन मतलब टूटेगा, विस्थापन मतलब एक को हटा के दूसरे स्थान पे जाएगा, विस्थापन बोलेंगे। द्विविस्थापन मतलब 2 विस्थापन हो रहे हैं, जैसे इसके पहले हमने रिएक्शन देखा, यहाँ पर भी ये भी विस्थापन का ही उदाहरण है, तो यहाँ भी समझ सकते हैं अपन विस्थापन को, द्विविस्थापन को। ठीक है, तो यहाँ भी नाम को समझ लीजिए। नाम को समझने से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है। नाम को यदि आप नाम के अर्थ निकालना सीख जाएंगे, पढ़ाई में, स्टडी में हम बात कर रहे हैं, स्पेशली किसी व्यक्ति का नाम नहीं, व्यक्ति का नाम तो नाम रहेगा सूर्य प्रकाश, और काला काला रहता है तो अलग बात है, पर यहाँ पे पढ़ने की अपन बात कर रहे हैं, पढ़ाई में
अपन अध्ययन में बात कर रहे हैं तो नाम को समझ लेंगे तो काफी कुछ उससे आप चीजें समझ जाते हैं, उसकी परिभाषा बन जाती है, ठीक है, और उसको समझ लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। और जो अवक्षेपण अभिक्रिया है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या ही प्रकार है, तो द्विविस्थापन को भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम द्विविस्थापन को समझते हैं, द्विविस्थापन क्यों बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये Na जो है ये Na और यहाँ पे B, तो ये Na आ जाएगा किसके स्थान पर, इसके स्थान पर, और ये चल जाएगा किसके स्थान पर, इसके स्थान पर। तो यहाँ पे दो दो का हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। Na यहाँ से उठकर B के स्थान चला गया और B उठकर कहाँ जाता है, Na के स्थान पर जाता है, तो यहाँ दो दो विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन बोलते हैं। इसके पहले रिएक्शन में हमने देखा यहाँ पे एक तत्व होता था, किसमें, विस्थापन में। विस्थापन में यहाँ पे एक तत्व होता था और यहाँ पे एक यौगिक होता था। एक तत्व यौगिक के तत्व को हटाता था और उसके स्थान पर एक तत्व इसका विस्थापन होता था, इसलिए इसको ओनली विस्थापन या प्रतिस्थापन बोलते हैं। पर यहाँ दो तत्वों का विस्थापन होता है, इसलिए इसको द्विविस्थापन बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही प्रकार है अवक्षेपण अभिक्रिया। जहां एग्जाम्पल ले लेंगे, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था द्विविस्थापन में, वो एग्जाम्पल वहां भी और यहाँ भी काम आ जाएगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन और बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन क्रिया कराते हो तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड के दो अणु बनेंगे, हाँ दो अणु बनेंगे, यहाँ बच्चे ने बैलेंस नहीं किया इसको, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के सोडियम, और क्योंकि यहाँ सोडियम दो बार है, यहाँ क्लोराइड दो बार है, तो सोडियम क्लोराइड के दो अणु बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेरियम सल्फेट अवक्षेप यानी ठोस अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये रिएक्शन हमने ऊपर भी किया हुआ था। तो ये हो गया आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, जो कि 23वें 2 नंबर में 3 नंबर में आई हुई थी, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ नोट देखिए, धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए ये धनात्मक होते हैं, मतलब इनके ऊपर धन आवेश यानी धन आयन होता है, ठीक है। अगला बुलेट है, अच्छा या तो अक्षीण अपचन है, अक्षीण अपचन आगे पढ़े, देखो ये आई गया। देखो पांचवी अभिक्रिया, पांचवी जो अभिक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। पांचवी जो अभिक्रिया, क्योंकि मैंने बताया पहले बंधों के टूटने और जुड़ने के आधार पर हम यहाँ पे जो अभिक्रियाओं के प्रकार 10वीं के सिलेबस में अध्याय 1 में जो अभिक्रियाओं के प्रकार 5 प्रकार आपको दिया है, वो किस आधार पर है, बंधों के टूटने यानी बंध यानी बॉन्ड के टूटने और जुड़ने के आधार पर 5 प्रकार की अभिक्रिया होती है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सबके अलग अलग आधार हैं। कुछ अभिक्रियाएं जो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय होती है, उष्माक्षेपी उष्माशोषी होती है, वो इसके अंतर्गत यहाँ पे दे दिया गया है आपको। और कई और अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे जो है बंध के टूटने और जुड़ने के आधार पर अभिक्रियाओं के 5 प्रकार है, उसके अंतर्गत ही हमने उष्माक्षेपी और उष्माशोषी को भी पढ़ लिया, जो कि आपके सिलेबस में भी है बुक में। तो 5 प्रकार देखते हैं। उपचयन यानी जिसको अपन ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण कहा जाता है, एवं अपचयन, तो उपचयन अपचयन यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या होती है, देखिए बहुत सिंपल है, आपको पता है, ये बहुत सिंपल है, पहले से पढ़ते आ रहे हो आप। किसी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो चाहे यौगिक हो, किसी पदार्थ तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, ध्यान रखिए ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, दो बातें हैं। ऑक्सीजन यानी O2 का जुड़ना, हाइड्रोजन मतलब H2 का निकलना, दो बातें हैं यहाँ पर। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। किसी भी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है यानी जुड़ता है, या हाइड्रोजन की कमी होती है मतलब उससे हाइड्रोजन निकल जाता है, तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इसको अभिक्रिया, इसकी एक और परिभाषा, अन्य परिभाषा उसको भी समझिएगा। इसमें बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना भी अपचयन है, हाइड्रोजन का निकलना भी अपचयन है। दो अलग अलग परिभाषा, अपन इसकी 3 परिभाषा बना सकते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन है, हाइड्रोजन का निकलना अपचयन है, और एक नीचे परिभाषा आप देख रहे हो अन्य परिभाषा, अभिकारक के परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉन त्यागना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो 3 परिभाषा इसकी बन जाती है। यहाँ पे मैंने 2 को एक ही में जोड़ दिया है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण। और एक अन्य परिभाषा जो आपको 11वीं में यानी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने मिलेगी, लेवल में 11वीं 12वीं पढ़ने मिलेगी, अभिकारक के परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉन त्यागना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मेन परिभाषा आपकी सिलेबस में हो ये वाली है, इसका आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल इसमें अपन देखते हैं। ऑक्सीकरण के लिए अनेकों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पर यहाँ पे हमने 2-3 एग्जाम्पल लिया हुआ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यहाँ पे देखिए 2Cu+O2 यानी कॉपर जो है, तांबा जो है, तांबे के 2 अणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 अणु है, आपस में क्रिया करेंगे। ताप यानी तापन का मतलब ताप गर्म करेंगे। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ दहन है, एक तरह का ये ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है मतलब दहन है, गर्म करेंगे तो क्या बनता है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनता है, उसके दोनों बनते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कॉपर पहले कैसा था, अकेला था, उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये किसी भी पदार्थ में यानी कॉपर यहाँ पदार्थ है, तांबा यहाँ पदार्थ है, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, देखो यहाँ पे जुड़ गया, क्या कहलाता है, ऑक्सीजन
निकल आता है। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है, पर ऑक्सीकरण का मेन जो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण मुख्यतः माना जाता है। हाइड्रोजन भी जाता है पर यहाँ पे रिएक्शन में सबसे अच्छा है ऑक्सीजन का जुड़ना। कॉपर पर अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाने का संकेत होता है बड़ी कोष्ठक के अंदर ऑक्सीजन यानी O लिख दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नंबर 2, कार्बन जो कि ठोस है, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया है, तो यहाँ पर भी दहन हो रहा है। देखो यहाँ पे कार्बन अभी अकेला है, जबकि बाद में इधर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ गया। कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसका मतलब ये भी क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण को उपचयन करते हैं। एक नोट है, दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उपरोक्त अभिक्रियाओं में, ऊपर जो दोनों अभिक्रिया हमने देखे, उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं, उपरोक्त अभिक्रियाओं में Cu मतलब यहाँ पे Cu और C मतलब उपरोक्त अभिक्रियाओं में Cu मतलब यहाँ पे Cu और यहाँ पे C, यानी यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, दो रिएक्शन हमने देख लिया, दो एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब आते हैं उसी का अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन O2 की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो पदार्थ का अपचयन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपचयन और ऑक्सीकरण में क्या अंतर है, इस बात का ध्यान रखना। अपचयन में और देखो हमने ऑक्सीकरण में क्या पढ़ा, ध्यान समझिएगा। ऑक्सीकरण में क्या पढ़ा? ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण में, उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इसका उल्टा कर दीजिए। अपचयन में बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। देखिए वहां पे क्या लिखे थे? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये कौन है? ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब प्लस कर दिया, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना मतलब माइनस। ये है ऑक्सीकरण, ये क्या है? ऑक्सीकरण है। ठीक है, इसी का उल्टा कर दीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए। जब ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़े, किसी भी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन वहां से निकल रहा है या हाइड्रोजन जुड़ा, उल्टा कर दीजिए। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो वो अपचयन अभिक्रिया होती है। उसका संकेत होता है कैपिटल H। ठीक है, कैपिटल S से इसको बड़े कोष्ठक में शो करते हैं। ये अपचयन का मार्क है, चिन्ह है, और ये ऑक्सीकरण का चिन्ह है। बिल्कुल उल्टा होता है, ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा अपचयन है, अपचयन का बिल्कुल उल्टा ऑक्सीकरण है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया, अच्छा परिभाषा हमने देख ली, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, पर उससे पहले यहाँ कुछ नोट है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करती है और उन पर धन आवेश आता है, धन आयन आता है। उसी प्रकार उसका उल्टा हो जाता है, अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए ऋणात्मक होती है या ऋण आयन इन पर होता है। एक और नोट यहाँ पर है, जब किसी यौगिक या अणु का सूत्र लिखा जाता है तो धातुओं को पहले एवं अधातुओं को बाद में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये बात मैंने आपको पहले भी वही बता दी है, पर एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl लिखा हुआ है, तो NaCl ये सोडियम क्लोराइड यानी नमक का सूत्र है, लवण है। इसमें जो पहले जो Na है वो कैसा है? धातु है, इसमें प्लस आवेश होगा और इसके ऊपर माइनस आवेश होगा, माइनस आयन होगा। तो धातुओं को पहले और अधातुओं को बाद में, जब भी कभी कोई यौगिक लिखते हैं तो धातुओं को पहले और अधातुओं को बाद में लिखा जाता है, ये नोट ध्यान रखिएगा। ऐसी बिल्कुल डिटेल बेसिक जानकारी आपको चाहिए और बहुत डीप अध्ययन आपको करना है, चीजों को समझना है। जो है पढ़ाई, मैथ, साइंस, इंग्लिश को तुलनात्मक रूप से एक अवधारणा आपके दिमाग में, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बने और जीवन में भी उस शिक्षा को आप उतार सको, अच्छे पर्सन बना सको, अच्छे इंसान बन सको, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सको। इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और कंटिन्यू इस तरह से आपको पूरा अध्याय, तो चैप्टर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा अध्याय, पूरे चैप्टर, पूरा आपको 9, 10 साइंस, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर का कंप्लीट सॉल्यूशन, पूरा बुक आपको कंप्लीट मिलेगा इसी तरह से। ठीक है, डिटेल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप, और बेल आइकन के साथ घंटी बजाते हुए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो अन्य परिभाषा किसकी? अपचयन की। एक परिभाषा और अपचयन की, जैसे हमने ऑक्सीकरण की अन्य परिभाषा देखे थे वैसे इसकी परिभाषा और भी है। अभिकारक परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, वहां इलेक्ट्रॉन त्यागना था, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। एक परिभाषा ये भी जो आपको 11वीं में पढ़ने मिलेगी। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया की जो एग्जांपल है यहाँ पे, ये बच्चे ने मिस कर दिया, गड़बड़ कर दिया था, ऊपर लिखा है मैंने, देखो CuO प्लस H2, CuO कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ताप देंगे, गर्म करेंगे तो Cu अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो था पहले Cu के साथ था, अब ये ऑक्सीजन हट करके कहाँ पे आ गया, इसके साथ आ गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ के किसी और के साथ जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे हट रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन हो रहा था। अभी मैंने समझाया था आप लोगों को। तो ऑक्सीजन का निकलना या कमी होना क्या है, अपचयन है। तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। इसका दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ZnO और C है, यहाँ पे बन गया ये Zn और CO। तो मतलब जो ऑक्सीजन था पहले Zn के साथ में था, अब वो कहाँ हो गया, कार्बन के साथ हो गया, मतलब ऑक्सीजन ने अपने तत्वों को छोड़ दिया, मतलब ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन की Zn में कमी हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, एक अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। तो सिंपल तरीके से आप इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन जब एक साथ दोनों, मतलब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और उसका नाम हिंदी में है उपापचयन। उपापचयन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स, हिंदी में भी रेडॉक्स लिखते हैं। तो इसका सही नाम है उपापचयन। ये उपापचयन को ही इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया एक्चुअली इंग्लिश नाम है, पर हिंदी में भी ऐसा रेडॉक्स लिखा जाता है। और इसको ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण डेस अपचयन अभिक्रिया ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, क्या होती है परिभाषा इसकी देखिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ हो, अर्थात एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उपापचयन या ऑक्सीकरण अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो उसी में, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा हो। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। देखो यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख रहे हो, CuO प्लस H2, ताप की उपस्थिति में गर्म करेंगे, Cu प्लस H2O बन रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे CuO था, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख रहे हो अब क्या हुआ, CO अकेला बचा है, मतलब इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। देखो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहलाता है। ये हो गया अपचयन। अब इधर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो था H2 है, पर यहाँ पे देखिए ये ऊपर से आप देख रहे हैं ऐसा, तो ये H2O हो गया है, मतलब इसमें इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ये उपचयन है या ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, कहलाता है। तो एक ही रिएक्शन के अंदर अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को जिसके एक ही रिएक्शन के अंदर, एक ही अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, इनको रेडॉक्स या उपापचयन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ H2 का उपचयन, देखो ये H2 है, इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। और CuO का अपचयन, देखो CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरा एक एग्जांपल और इसमें देख लेते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है, तो दूसरा कोई भी एक एग्जांपल आप यूज करेंगे, इसमें दो एग्जांपल नहीं करना है, पर मैं आधी जानकारी आपको बता रहा हूं। और ये जो अभिक्रिया है, जैसे आपने यहाँ पे देखा ऊपर में अभी, ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये IMP है, इंपॉर्टेंट है ना। IMP मतलब इंपॉर्टेंट का शॉर्ट नेम होता है IMP। तो IMP है, ये 2024 में पूछ सकता है आप लोगों को, इसलिए इसको मैंने IMP किया हुआ, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ZnO प्लस C। ये पहले भी हमने एग्जाम्पल लिया था, ZnO प्लस C, और यहाँ पे ZnO बन रहा है। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से क्रिया करता है तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन था अभी, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, देखो हट गया है। अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या है, अपचयन है। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा। और यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इस तरह से जब एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयन दोनों हो रहा हो, यानी उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा हो, तो क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां पे देखिए, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण यानी उपचयन के उपचयन अभिक्रियाओं की जो है उदाहरण दिया हुआ है। इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे, अभी इस वीडियो में पूरा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। इस अध्याय को, इस चैप्टर को हम 3 क्लास में, 3 वीडियो में बांट के पढ़ेंगे। पहला वीडियो में डाल चुका हूं, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाके देखिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, सबसे शुरू में, डिस्क्रिप्शन में सबसे शुरू में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो का। और इसके बाद हम, ये सेकंड वीडियो हो गया, इसके बाद एक थर्ड वीडियो करेंगे जिसमें संचारण, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के उपयोग, संचारण में लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया,
विकृत गंधिता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, और अभ्यास के जितने प्रश्न आपके हैं अभ्यास में, जो लास्ट में अभ्यास में जितने प्रश्न हैं उन देखिए अभ्यास के प्रश्न, इन प्रश्नों को हम लास्ट में हल करेंगे, पूरे प्रश्नों को जितने भी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसको हम तीसरे वीडियो में करेंगे, तीसरी क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी ये लंबा हो जाएगा। अभी इसी में यदि करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको जो है यहाँ से छोड़ देते हैं। इसको हम नेक्स्ट थर्ड क्लास में, मतलब क्लास 3, क्लास 1 जरूर देख लीजिएगा, ये क्लास 2 आपने देखा, अभी क्लास 3 इसके बाद एक में आ जाएगा, इसके बारे में और पूरे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू, नमस्कार।